जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टिक बाय अली सर में। आज हम जो अपनी हिंदी व्याकरण है उसकी स्टार्टिंग करते हैं और आज से प्रति एक दिन मैं हिंदी की एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम पहले सारी व्याकरण कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है अपना हिंदी साहित्य कंप्लीट करेंगे। यह व्याकरण जो होगी सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए आइए करते हैं अपनी वीडियो का प्रारंभ। जो हमारी हिंदी है, तो हिंदी में जो व्याकरण की बात चल रही, तो सबसे पहले व्याकरण में क्या चीज़ आती है? तो व्याकरण में सबसे पहले जो आती है वो आती है क्या? वर्णमाला। क्या आती है व्याकरण में? सबसे पहले वर्णमाला आती है। ठीक है, अब ये वर्णमाला होता क्या है? ठीक है, वर्णमाला होता क्या है? ठीक, तो आप लोग लिखोगे वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का एक समूह, और वो भी कैसा हो? व्यवस्थित हो। वो क्या कहलाएगा? आपका वर्णमाला कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कै पहले आता है, टे बाद में आता है, तो कै पहले ही आएगा, टे बाद में ही आएगा। ठीक है, तो क्या है कि व्यवस्था में, जैसे हम अगर अल्फाबेट्स की बात करें इंग्लिश की, तो जो A to Z होते हैं, तो जो पहला आएगा वो पहले ही आएगा। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है आपका वर्णमाला कहलाती है। अब देख लीजिए क्या है वर्ण जो है। वर्णों को हम संस्कृत में, जो हमारे पास ये वर्ण है, वर्ण को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आपका ध्यान रखना, वर्ण को हम संस्कृत में कहते हैं अल। क्या कहते हैं? वर्ण को संस्कृत में हम अल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिए, क्या है आप के जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन आता है क्या? भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई। ठीक है, छोटी इकाई। तो आप बताओगे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वो भी किस तरीके की? लिखित, मतलब जिसे हम लिख सकें। तब यहाँ पे क्या होता है? तो आप बताओगे वर्ण। जो हमारा वर्ण होता है तो वो भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होता है। अगर यहीं पे जो ये लिखित है, लिखित की जगह आपको क्या मिल सकता है? अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाषा की रचनात्मक सबसे छोटी इकाई, क्या आएगा? या रचना के आधार पर, या रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक आ जाएगा, या क्या आएगा यहाँ पे? रचना के आधार पर। तो आप क्या बताओगे? रचना के आधार पर भी क्या है? आपका वर्ण ही है। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, ये तो था कि लिखित इकाई। अब मैं पूछ लूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की मौखिक, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई। तो आप क्या बताओगे? छोटी इकाई, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ से आप बताओगे जो सबसे छोटी मौखिक इकाई, मतलब बोलने के आधार पर। ठीक है, तो बोलने के आधार पर हम क्या कहते हैं? एक ध्वनि। क्या है? बोलने के आधार पर ध्वनि है। तो यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन ऐसा जाएगा कि भाषा की रचनात्मक सबसे छोटी इकाई वर्ण है, या लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण है, या रचना के आधार पर क्या सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और भाषा की अगर मौखिक इकाई की बात आ जाए तो क्या है? ध्वनि है। या वो दे सकता है आपको क्या कि बोलने के आधार पर, तो आप क्या बताओगे? ध्वनि है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जो हमारी वर्णमाला है, ये वर्णों का क्या है? एक व्यवस्थित समूह है। ठीक, और अगर बात की जाए वर्णों में कौन कौन आता है, तो देख लीजिए जो हमारे वर्णमाला के वर्ण हैं, ठीक है, जो यहाँ पर वर्णमाला के वर्ण हैं, इनमें क्या क्या आता है? तो आप बताओगे क्या क्या आता है? स्वर, और क्या आता है? प्लस व्यंजन आता है। स्वर आता है, और क्या आता है? व्यंजन आता है। ठीक है, तो क्या क्या आता है? जो हमारे वर्ण हैं, तो वर्ण के अंदर आते हैं स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक, तो आज हम किसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे? स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज? स्वर के बारे में। तो स्वर क्या होते हैं? आप बताओगे स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण इसमें स्वर में लिखोगे, आप क्या लिखोगे? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप
से बोले जाएं, बोले जाएं, ठीक है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं या लिखे जाएं, ठीक है। मतलब इन वर्णों को बोलने और लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। अगर बात की जाए कि स्वर होते कितने हैं तो आप कितने बताओगे, देख लीजिए। तो स्वर कितने होते हैं आपके, ठीक। स्वर देख लीजिए क्या है आपका, जो ये ए होता है, ए कोमा आ कोमा ई उ री, ठीक। ए आई ओ औ, ये जो होते हैं आपके मूल स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी होती है इनकी मूल स्वरों की संख्या, कितनी होती है, 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यहीं पर अगर बात आ जाए क्या, यहीं पर आ जाए कि बोलने के आधार पर या मौखिक कितने स्वर होते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या, अगर मैं लिखूंगा तो मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं। मगर अगर मैं बोलने की बात कर दूं यहीं पर कि हम कितने स्वरों को अगर बोलने के आधार पर किया जाए तो कितने स्वर है हमारे पास, तो 10 हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ री जो है, अगर आप इसे बोलोगे तो इसे बोलोगे आप रे ई री, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जब आप इसे बोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। तो ये स्वर की श्रेणी से हट जाता है। मगर जब हम लिखते हैं तो इसकी एक मात्रा चढ़ती है, और मात्रा किसकी चढ़ती है, हमेशा स्वर की मात्रा चढ़ती है। तो ये 11 क्या है आपके पास, स्वर हैं, ठीक है। ये 11 क्या है आपके पास, स्वर हैं। अब देख लीजिए क्या है क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन है, ठीक। क्या है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर मतलब या बोलने के आधार पर स्वर तो कितने होंगे, तो आप बताओगे कि बोलने के आधार पर 10 स्वर होंगे। मैंने अभी आपको बताया। आप यहाँ पे लिखोगे री को छोड़कर, री को छोड़ देते हैं, यहां से लिखो री को छोड़ देते हैं, री को छोड़ देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, उच्चारण के आधार पर री को छोड़ देते हैं। तो देखिए ये आपने इतना सारा लिख लिया। क्या है, पहले क्या हमारा वर्णमाला, तो आप क्या बताओगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। फिर उसके बाद है भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, तो आप बताओगे वर्ण है। और भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई तो आप ध्वनि बताओगे। और जो हमारे वर्ण हैं, जो वर्णमाला हमारी 2 तरीके के वर्णों से मिलकर बनी है, स्वर और व्यंजन से। हम बात कर रहे हैं स्वर की। तो स्वर क्या होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं या लिखे जाएं वो स्वर कहलाते हैं। इनकी जो मूल संख्या होती है 11 होती है, 11 के 11 आपके सामने लिखे हुए हैं। और उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर हैं तो कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि हम री को छोड़ देते हैं। तो देख आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ये आपने कर लिया होगा। तो यहां से देख लीजिए आपने क्या करा था अभी कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आपने बताया कितने होते हैं यहाँ पे, 10 होते हैं। अब बात आ गई किसका, के लिखने के आधार पर। किसके आधार पर बात आ गई, लिखने के आधार पर स्वर। तो यहां से क्या आ गया, लिखने के आधार पर स्वर, लिखने के आधार पर स्वर, ठीक है। तो आप बताओगे कि लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो यहां से आप बताओगे लिखने के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि मूल स्वर तो 11 होते हैं, फिर 13 कहां से हो गए, तो यहाँ पे 2 स्वर बढ़ जाते हैं आपके। कौन कौन से, एक बढ़ जाता आपका ये अंग, और एक कौन सा बढ़ जाता आपका अह, ठीक है। ये 2 स्वर बढ़ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं, इसे अनुस्वार। और इसे क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे इसे बोलते हैं हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। और इन दोनों का जो योग हुआ, इस योग को जिसके अंदर ये दोनों आम है, इन्हें क्या कहना है, तो इन्हें कहते हैं हम अयोग बाह कहते हैं, अयोग बाह कहते हैं। तो ये क्या है हमारे अयोग बाह है, अयोग बाह ध्वनि, अयोग बाह ध्वनि कहते हैं। तो देख लीजिए
वैसे तो हमारे 11 हैं मूल स्वर जो हैं, मगर लिखने के आधार पर अगर बात की जाए तो कितने स्वर हो जाते हैं हमारे पास? 13 स्वर हो जाते हैं। दो कौन कौन से जुड़ गए? अंग और अह। अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? हम विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों को जो जिस श्रेणी में रखा गया वो कौन सी श्रेणी है? तो वो अयोगवाह श्रेणी है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब देख लीजिए क्या है। जैसे अब बात चल रही किसकी? व्यंजन की। ये तो हम स्वरों के बारे में अभी तक बात कर रहे थे, या चलिए पहले जब स्वरों की बात है तो हम स्वरों पे ही चलते हैं, व्यंजन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा हमारा? स्वरों का वर्गीकरण। अब यहां से आप हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालोगे? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या है कि स्वरों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वो 5 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अब देख लीजिए जो आपका पहला प्रकार है स्वरों का वर्गीकरण करने का, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका मात्रा के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है आपका? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। अब एक बात और ध्यान देनी कि मात्रा के आधार पर भी कितने प्रकारों में हमने स्वरों को डिवाइड किया है। तो आप बताओगे जो हमारी मात्रा के आधार पर हमने स्वरों को डिवाइड किया है वो कितने प्रकार में डिवाइड किया? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको लिखनी है डायरेक्ट। 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार? तो ये 3 प्रकार भी आप लिख लीजिए। इसका जो फर्स्ट प्रकार है आपका वो कौन सा है? तो आप बताओगे ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर ओब्लिक। क्या इसे ही हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। ठीक है, ओब्लिक इसे ही हम क्या कहते हैं? छोटा स्वर। छोटा स्वर इसे ही हम क्या कहते हैं? तो आप बताओगे इसे ही ह्रस्व हो गया, लघु हो गया, छोटा स्वर हो गया, एक मात्रिक। क्या कहेंगे इसे हम? एक मात्रिक। एक मात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक स्वर। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। यहां पे आप लिखोगे क्या? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। का समय लगे। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे हमारे क्या कह लेते हैं? लघु या कम समय लगे। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे तो उन्हें हम लघु, छोटा, ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। जैसे कि आपके पास कौन कौन है ये जो आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे? तो आप बताओगे आपके ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो देख लीजिए जो आपके थे कौन कौन से आएंगे उनमें। तो यहाँ से ए आएगा आपका, ई आएगी, ऊ आएगा और एक क्या आता है आपका? री आता है। ठीक है, तो ये 4 जो हैं आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। अब जो आपका दूसरा सेकंड प्रकार है इसका तो वो है आपका दीर्घ स्वर। क्या है आपका? वो दीर्घ ओब्लिक। ठीक है, यहाँ पे क्या? बड़ा, बड़ा भी कह देंगे, ओब्लिक। यहाँ पे क्या कहेंगे हम? द्विमात्रिक। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर। तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है द्विमात्रिक मतलब क्या? जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं जितना समय लगे। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लघु स्वर से 2 गुने समय में बोले जाएं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं इनमें कौन कौन से होते हैं? तो आप बताओगे जो आपके दीर्घ स्वर हैं इनमें क्या है कि जो आपके 11 में से इन 4 को छोड़ दो और जो बाकी बचे वो आपके दीर्घ स्वर बचे। जैसे क्या है यहाँ से आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या होगा? आपके चारों दीर्घ स्वर हो चुके हैं। मतलब ये जो आपके बाकी बचे क्या हो गया? आपके दीर्घ स्वर हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके बोलने में कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है।
अब देख लीजिए यहाँ से क्या है, एक तीसरा और होता है आपका, तो यहाँ से जो तीसरा होगा आपका, तीसरा पार्ट इसका, तो वो होता है प्लुत स्वर। क्या होता है वो? प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के बारे में आप बताओगे कि जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं जितना समय लगे, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपके प्लुत स्वर होते हैं। इसका जो प्लुत स्वर होता है आपका, तो प्लुत स्वर क्या होता है देख लीजिए, इस तरीके से होता है आपका प्लुत स्वर। ये यूज कहाँ किया जाता है? तो आपने देखा होगा इसे यूज करते हैं ओम में। किस में यूज करते हैं? ओम। और जब ये लग जाता है तो मतलब खिंच के बोलने लगते हैं हम। जैसा अगर मैं इसे राम में करूं, ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे? इसे राम, खींच के पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे प्लुत स्वर हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अच्छा, ये गायब हो गया कैमरे में नीचे। चलो कोई नहीं, ये जो है हमारा गायब हो गया नीचे कैमरे में, दिख नहीं रहा। चलिए इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिए क्या होता है। ये इस तरीके का होता है। ठीक है, किस में होता है? राम में होगा। ठीक, मतलब जहाँ भी ये लग जाएगा तो वहाँ पे खींच के बोला जाएगा। ठीक है, ये ओम में होता है। ये अब है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच लिए अपने? हमने जो है अभी वर्गीकरण कर रहे थे हम स्वरों का, तो एक प्रकार से वर्गीकरण किया था, किसका? मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब जो इसका दूसरा प्रकार है वो है जाति के आधार पर। क्या है? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। तो आप बताओगे जाति के आधार पर कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण करते हैं? तो कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार? एक है सजातीय। क्या है? सजातीय। और दूसरा है आपका विजातीय। क्या है यहाँ पर? विजातीय। एक सजातीय और एक क्या है आपका? विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं? जिनमें हम एक ही जाति के स्वरों की बात करते हैं, वो सजातीय होते हैं। और विजातीय जिनमें हम अलग अलग स्वरों की अलग अलग जातियों के स्वरों की बात करते हैं, वो होते हैं आपके विजातीय स्वर होते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये जो आपके सजातीय स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, जो यहाँ पर आपका आ, ठीक है, ई और उ, ये जो हैं आपके सजातीय स्वर होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसके मेल से बनते हैं? तो ये ए प्लस ए के मेल से आपका आ बनता है, ई प्लस ई के मेल से आपका ई बनता है, और उ प्लस उ के मेल से आपका उ बनता है। तो ये जो है आपके 3 सजातीय स्वर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 3 सजातीय स्वर होते हैं। अब देख लीजिए, जो आपके विजातीय स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारे विजातीय स्वर होंगे वो क्या होगा? ए होगा, आई होगा, ओ होगा और औ होगा। अब ये किस किस के मेल से बनते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ये किस किस के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पे सबके आगे आप ए तो लगा ही लीजिए, ए और ए। ठीक है, प्लस ये किसके मेल से बनता है? तो ये ई के मेल से बनता है। प्लस ये किसके मेल से? देख लीजिए, जब ये ए बन गया तो यहाँ पे ए आ जाएगा। क्या जाएगा? ए। ये ए है, प्लस किसका बनेगा? यहाँ पे उ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। अब देख लीजिए कैसे याद रखेंगे इन्हें हम। देख लीजिए, पहले ए आया तो पहले ई आती है, बाद में ओ आया तो बाद में ओ आता है। ठीक है, और जब एक बन जाएगा तो ऊपर वाला यहाँ लग जाएगा, एक बन जाएगा तो ऊपर वाला यहाँ लग जाएगा। और एक बात और आपको यहीं से ध्यान देनी कि ये ही जो होते हैं, ये चारों आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर भी होते हैं। ये ही आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि संयुक्त स्वर आपके कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4 होते हैं। और इनका ध्यान रखना आप, क्योंकि ये संधि में बहुत ज्यादा, संधि विच्छेद में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया?
आपका जाति के आधार पर भी हो गया। अब जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है जीव के आधार पर। तीसरा प्रकार क्या है आपका? जीव के आधार पर। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, हम स्वरों का वर्गीकरण ही कर रहे हैं। तो जीव के आधार पर कितने प्रकार से किया जाता है? तो आप बताओगे जो जीव के आधार पर किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, 3 प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ से हमारे प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो इसका फर्स्ट प्रकार है वो है आपका अग्रस्वर। क्या है? अग्रस्वर। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप अग्रस्वर होते क्या है? तो बात आ गई इसमें अग्र, अग्र मतलब अगला, और बात कर रहे हैं हम किसकी? जीभ की। तो जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, जीभ के अगले हिस्से से या अगले भाग से बोले जाते हैं, अगले भाग से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ये आपकी जीभ है, ये क्या है? आपकी जीभ। ये आपका पिछला सिरा जीभ का, ये अगला सिरा जीभ का और ये मध्य पार्ट जीभ का। तो देख लीजिए जीभ किस तरीके से लहराई हुई है, इस तरीके से लहराई हुई है। तो आपको देखना कि ऐसा आपके कौन से स्वर लहराते हैं। तो एक जो है आपका ई, ठीक है, एक क्या है आपका बड़ी ई, ठीक, एक क्या है आपका ए, और एक क्या है आपका आई, ठीक है। तो इनमें देख लीजिए क्या है कि जीभ की तरह यहाँ से लहराए हुए हैं। तो ये चारों क्या हो गए? आपके अग्रस्वर हो गए। ये क्या हो गया? आपके अग्रस्वर हो गया। आपको ध्यान कैसे रखना कि आपकी जीभ जैसा लहराती है वैसे ही ये नीचे से लहराए हुए हैं। तो ये हो गया आपके अग्रस्वर। अब बात आती है किसकी? सेकंड नंबर पर जो बात आती है वो आती है मध्य, ठीक, किसकी आती है? मध्य स्वर की। मध्य, या इसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। क्या कहते हैं? इसे ही हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, उदासीन स्वर। तो ये क्या होते हैं? ये जब बात आगे देख लीजिए किसकी? मध्य की। और बात कहाँ पर चल रही? जीभ के आधार पर। तो आप बताओगे कि जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएं, मध्य भाग से बोले जाएं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना कि जो मध्य भाग से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? आपके मध्य स्वर कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? आपके मध्य स्वर कहलाते हैं। तो ये आपके क्या है? मध्य स्वर। और मध्य स्वर जो होता है आपका, तो आप बताओगे कितने होते हैं मध्य स्वर? तो मध्य स्वर जो होते हैं आपके मात्र एक होता है, कौन सा? ए, ठीक है। कौन सा होता है आपका? ए। और एक बात और यहाँ पे ही आप ध्यान रखना कि इसे हम वर्णमाला का शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं, शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कौन? आपका ए। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हर वर्ण में क्या है? इसका रोल होता है, इस वजह से क्या है? इसे शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कितने पार्ट हो गए जीभ के आधार पर? 3 बताए थे मैंने प्रकार के, तो 1 प्रकार, 2 प्रकार। अब देखिए अगला प्रकार जो है आपका जीभ के आधार पर, अग्रस्वर पढ़ लिया हमने, मध्य स्वर पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब कौन सा बचा? आपका पश्च स्वर बचा। तो यहां पे हम लिखते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट था इसका, पश्च स्वर। यहां पे क्या था? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होते हैं आपके? आप बताओगे जो हमारी जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, जो हमारी जीभ के पिछले भाग से। तो जो वर्ण यहां से क्या है? जो वर्ण जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, पिछले भाग से बोले जाएं, भाग से बोले जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या क्या कर लिया? जो हमने देख लीजिए अग्रस्वर में पढ़े थे, कितने पढ़ लिए थे हमने? तो ए, उ, ई और री, 4 वो पढ़ लिए थे, 5वां ये पढ़ लिया। तो बाकी के जो बचे हुए आपके 6 के 6 हैं वो आपके क्या हैं? पश्च स्वर हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ से आपका क्या बचा? आ बचा, ई बचा, उ बचा, ठीक है। री वहां पे चला गया था, ए, ये क्या बचा? ए, आई, ठीक है, ओ और औ। ये बचे आपके कौन से? अगले वाले, ये जो क्या थे? आपके पश्च स्वर थे, ठीक है। ये क्या थे? हमारे पश्च स्वर थे। ठीक, तो ये क्या थे? जो मैंने अग्रस्वर बोले थे वो कौन कौन से बोले थे आपके?
ये मैंने गलत लिख दिया। तो जो हमने अग्र स्वर में तो ये भी लाए थे ना हम लोग ई वाले, ठीक है, वहां पे हमने री ना ले गए थे, हम अग्र स्वर में लाए थे इसको हम, मगर वहां पे हम क्या ना ले गए थे, अपनी री ना ले गए थे, ठीक है। और हमने क्या ना बोला था वहां पर, ऊ भी ना, ऊ छोटा वाला ऊ, और बड़ी ई तो पहुंच गई थी यार, सारे ही गलत लिख दिए धोखे में, ठीक है कोई नहीं। चलो मैं अब कैसे लिखता हूँ इनको, कौन कौन से थे, सारे ही गलत लिख दिए मैंने तो यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे अब पश्च स्वर की बात करें, मध्य स्वर तो हमारा चला गया कौन, ए, ठीक है। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे हमारे, आ आएगा, ठीक है, आ आएगा, दोनों ई चली गई थी, ठीक है, दोनों क्या चली गई थी, ई चली गई थी, और यहाँ पे ऊ आएगा, और क्या आएगा आपका, री आएगा, ठीक है। ए आई चला गया था तो क्या बचा आपका, ओ और औ बचा, तो 4 और 1 5, और ये कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। अब ठीक है, तो ये क्या है आपके पश्च स्वर हैं, ये क्या है आपके पश्च स्वर हैं। तो यहाँ पे हमने स्वर को कितने भागों में डिवाइड, मतलब कितने वर्गीकरण कर रहे थे हम, क्या पार्टों में वर्गीकरण कर लिया। जो हमने सबसे शुरू का वर्गीकरण करा था वो करा था मात्राओं के आधार पर, दूसरा जो करा वो करा हमने जाति के आधार पर, और तीसरा जो हमने किया है वो क्या है, कौन सा, तो तीसरा हमने किया है जीव के आधार पर। अब जो हमारा चौथा है, तो चौथा हम क्या है, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। अब जो चौथा पार्ट है उसका वर्गीकरण का, तो वो है आपका मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे वो क्या प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार होते हैं हमारे, 4 प्रकार होते हैं। जो हमारा पहला प्रकार होता है, इसका भी फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा समव्रत स्वर। क्या होता है यहाँ से हमारे पास, समव्रत स्वर होता है, ठीक है, समव्रत स्वर होता है। तो देख लीजिए समव्रत स्वर हमारा कौन सा होता है, तो आप बताओगे जो हमारा समव्रत स्वर होता है तो क्या है, इसमें जो है मुख हमारा बंद सा रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मुख बंद सा रहता है, मुख बंद सा रहता है, बंद सा रहता है, मुख बंद सा रहता है। जो इसमें होता है तो वो क्या होता है, हमारा मुख बंद सा रहता है, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से स्वर लेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने क्या सब है, सब, ठीक है, सब है। तो वो कह रहा है सब आ जाओ, ई भी आ जाओ, ऊ भी, मतलब धोरे वाले भी आ जाओ और दूर वाले भी। तो यहाँ से कौन कौन आएंगे हमारे, तो यहाँ से आते हैं कौन, ई, दोनों ई और दोनों ऊ, ठीक है। तो यहाँ जो आएंगे हमारे समव्रत स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो दोनों ई हमारी और दोनों ऊ आते हैं। अब देख लीजिए जो इसका दूसरा पार्ट है, पार्ट सेकंड है, वो है अर्ध समव्रत। क्या है वो पार्ट हमारा, अर्ध समव्रत, ठीक है, अर्ध समव्रत स्वर। तो यहाँ पर आप अर्ध समव्रत स्वर के बारे में बताओगे क्या, कि आधा मुख बंद सा रहता है, कैसा, आधा, ठीक है, आधा मुख बंद सा रहता है, आधा मुख बंद सा रहता है, ठीक है, आधा मुख बंद सा रहता है। ये आपने लिख दिया आधा मुख बंद सा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो आते हैं आपके समव्रत स्वर में कौन कौन आते हैं, तो जो हमारे समव्रत स्वर में आते हैं वो आते हैं, तो जो अर्ध समव्रत स्वर में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं हमारे, वो आते हैं, तो आप बताओगे ए, ओ, ये हमारे अर्ध समव्रत स्वर में आते हैं। अब देख लीजिए इसका तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए इसके। तो तीसरा पार्ट है इसका विव्रत स्वर। क्या है, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। तो जो हमारे विव्रत स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप बताओगे मुख पूरा, इनमें क्या होगा, हमारा मुख पूरा खुल जाए। तो आप बताओगे क्या, कि मुख पूरा खुल जाए, मुख पूरा खुल जाए। जिनमें हमारा मुख पूरा खुल जाता है वो क्या होते हैं, हमारे विव्रत स्वर होते हैं। तो हमारा मुख देख लीजिए किस में पूरा खुलेगा, तो एक होता है आपका आ में हमारा मुख क्या होता है, पूरा खुला हुआ होता है। तो यहाँ से आप क्या लगाओगे, ये सिर्फ एक ही होता है हमारा, तो कौन होता है, वो आ होता है। कौन होता है, आ होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या देख लीजिए क्या है, एक ही तो बचा है आपका चौथा पार्ट, वो मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका एक साथ ही ले लेना आप। तो चौथा पार्ट क्या है आपका, अर्ध विव्रत स्वर। क्या है, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत स्वर। यहाँ से आपका क्या है, अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या पढ़ा था आपने, मुख पूरा खुल जाए। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे कि मुख आधा खुल जाए। क्या,
मुख आधा खुल जाए, मुख आधा खुल जाए, खुल जाए। तो यहाँ से आपका क्या है कि मुख आधा खुल जाए। जैसे कि आप इसमें क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे यहाँ से हमारा अब क्या बचा, तो आप बताओगे क्या बचा। देख लीजिए पूरे के पास क्या चला गया, आ। तो आ से जब पूरे के पास आ चला गया तो इसका आधा क्या होता हमारा ए होता, और यहाँ से क्या बचा आई बचा, और यहाँ से एक और क्या बचा आपका औ बचा, यहाँ से क्या बचा औ बचा। तो ये होते हैं आपके अर्ध विवृत स्वर होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने स्वरों के वर्गीकरण के 4 पार्ट बताए थे। जो चौथा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा पार्ट क्या था हमारा कि मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहां से आप रब कर दूं मैं इसे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा तो देखिए क्या होगा हमारा अगला टॉपिक। ये हमने अभी तक स्वर के बारे में बात कर रहे थे। अगला जो है हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, अब बात किसके बारे में करेंगे, हम व्यंजन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं हमारे, देख लीजिए स्टार पॉइंट बना के आप लिखिए व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन, अब देख लीजिए व्यंजन जो होते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हल कहते हैं। ठीक है, व्यंजन। ठीक, अब व्यंजन होते क्या हैं, तो आप बताओगे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहां से आप क्या बताओगे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, से बोले जाएं, वो क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि बात करें कै की। ठीक है, ये कै है आपका कै। ठीक, तो कै को जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, कै प्लस ए। तो यहाँ से क्या है आपका, ये ए जो है आपका स्वर है। ठीक है, और ये क्या है आपका व्यंजन है। ठीक, व्यंजन है। इन दोनों के योग से क्या बन गया, एक व्यंजन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका कि व्यंजन जो होते हैं, तो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और ध्यान दे लीजिए आप। यहाँ से पहले क्या है, अगर बात की जाए क्या है, अगर हम करें वर्णमाला की गिनती, यहाँ से हम क्या करें, वर्णमाला की गिनती करते हैं हम। ठीक है, तो वर्णों की गिनती, किसकी, वर्णों की गिनती। ठीक है, अगर हम वर्णों की गिनती करें तो वर्णों की गिनती किस तरीके से हम करेंगे, तो सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर, प्लस स्वर के बाद क्या होता है, अयोग भाव, अयोग भाव, फिर अयोग भाव के बाद क्या होता है, तो व्यंजन में भी कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कौन से, स्पर्श व्यंजन। फिर कौन से होते हैं आपके, तो आप बताओगे स्पर्श के बाद होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। फिर क्या आएगा आपके उच्छित्व, उच्छित्व। ठीक है, फिर क्या होते हैं आपके, तो आप बताओगे क्या, संयुक्त। फिर क्या होते हैं संयुक्त के बाद, ऊष्म, क्या, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज छुटा तो नहीं है। स्वर होते हैं, अयोग भाव होते हैं, स्पर्श होते हैं, उच्छित्व होते हैं, संयुक्त होते हैं, और आपके जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। देख लीजिए, जोड़ के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपके स्वर कितने होते हैं, तो आप बताओगे 11, प्लस अयोग भाव कितने होते हैं आपके 2, कौन कौन से, अंग और अ। प्लस जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके कितने होते हैं, यहाँ से 33 होते हैं, कौन कौन से, कै से लेकर मैं तक। ठीक है, प्लस ये आपके उच्छित्व, इनका एक और नाम होता है ताड़नजात, द्विपद, द्विगुण। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। तो ये कितने होते हैं आपके, तो आप बताओगे कितने होते हैं, 2, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ये होता है, और एक जो होता है आपका तो वो ये होता है। ठीक है, ये होते हैं। फिर जो आपके देख लीजिए संयुक्त जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं आपके। तो यहाँ से आपके जो 4 होंगे वो होगा क्या, 6। ठीक, 6, 3, ज्ञ और 1 श्र, ये होते हैं आपके 4। अब देख लीजिए ये बनते किस किस के मेल से है, तो यहाँ से मैं अगर आपको ये मेल बता दूं इनका, देख लीजिए क्या है, ये किससे बनता है आपका, कै प्लस से प्लस ए, ऐसा बनेगा ये। मगर ये आपको जो मिलेगा तो कहाँ तक मिलेगा, कै
और किससे मिलेगा, से से, कै प्लस से, ये इस तरीके से। अब ये जो त्रै बनता आपका, तो ये बनता तै प्लस रै प्लस ऐसे, ठीक है, मगर मिलेगा कहाँ ये, तै प्लस रै से। ये ज्ञ बनता आपका किससे, जय प्लस इया, जो आपका पंचमाक्षर होता है, प्लस ए, ये मगर मिलेगा कहाँ, जो भी मिलेगा ज़्यादातर ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। ये जो बनता आपका श्रय, ये किससे बनता आपका, से प्लस रै प्लस ऐसे, ठीक है, मगर देखने को जो मिलेगा ये ज़्यादातर आपको से प्लस रै में मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देख लीजिए जो आपके ऊष्मीय व्यंजन बचे, तो ये कौन कौन से बचे आपके, तो ऊष्म, ऊष्म, और एक और रह गया आपके, क्या रह गए, अंतस्थ, ठीक है। ऊष्म, ऊष्म कौन से हैं आपके, तो ऊष्म आपके श और है, ठीक है। यहां से आपकी एक चीज और रह गई, जो हमारे रह चुके हैं क्या, ऊष्मीय व्यंजन, वो सॉरी अंतस्थ, क्या रह गए, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ। तो अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे, अंतस्थ होते हैं आपके चार, कौन कौन से, य, रे, ले और वह। अब देख लीजिए क्या है कि ये जो आपके अंतस्थ हैं चारों, इन चारों को संस्कृत ने क्या माना है, अर्धस्वर माना है, मगर हमारी हिंदी जो यह और वह को क्या मानती है, अर्धस्वर मानती है, क्या मानती है, अर्ध स्वर मानती है। ये वाली बात भी आप हाथों हाथ ही लिखते चलना। तो देख लीजिए क्या थे, अब यहाँ से हम गिनते हैं ये कितने हो गए, तो ये भी कितने होते हैं हमारे चार, और जो अंतस्थ होते हैं ये भी कितने होते हैं चार, तो चार चार आठ, आठ चार 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 और 2 यहाँ से जोड़ो पहले, 14 2 16, 16 और 11, 16 11 कितना हो गया आपका, तो आप बताओगे 16 11 27, और 27 और 33 कितना हो गया, नहीं गलत जुड़ गया क्या, कहीं पे गलत जुड़ गया, कुछ रह गया क्या आपका, 11 स्वर प्लस 2 हुआ, 11 2 13, तो ये कितने हो गए 46, 46 और 2 48, 48 4 52, ये तो बहुत ही ज़्यादा पहुँचा दिए मैंने, ठीक है। कैसे 11 2 13, 13 और 33, 13 33 46, 46 और 2 48, 48 और 4 कितना हो गया 52, 48 4 कितना हो गया 52 हो चुका है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया आपका ये, तो देख लीजिए क्या है कि ये जो है स्पर्श व्यंजन गलत लिख दिए मैंने यहाँ पे, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे, तो वो कितने होते हैं 25 होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैक है गैग है, ये 5 ही है, और मतलब कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग ये 5 वर्ग होते हैं, और एक वर्ग में 5 5 होते हैं, तो 5 पंजे 25 होते हैं। तो 11 और 2 13, 13 और 25 कितना हो गया 38, 2 40, 40 और 12 52, ठीक है, ये आपके हो चुके हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर उच्छित्व की बात चल रही है, उच्छित्व, तो देख लीजिए ये जो आपके उच्छित्व हैं, ठीक है, ये क्या है आपके जो उच्छित्व हैं, अगर उच्छित्वों की बात की जाए तो ये वाले जो डै और ढह बनते हैं ये कहाँ नहीं लगते, ये कहाँ नहीं लगते, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये जो है आपके 5 जगह नहीं लगते, कहाँ नहीं लगते, मैं ही ना करा रहा हूँ कि ये 5 जगह नहीं लगते, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं लगते, पहली जगह क्या है इनकी, तो पहली जगह बताओगे आप शब्दों के शुरू में, क्या शब्दों के शुरू में, शब्दों के शुरू में पहली जगह हो गई। दूसरी बात क्या है इसकी, शब्दों के शुरू में, और क्या है अंग्रेजी शब्दों में, क्या अंग्रेजी शब्दों में, ठीक है, अंग्रेजी शब्दों में, ठीक। जैसे क्या है आपका, अगर मैं लिख दूं रोड लिख दूं, ठीक है, बोर्ड लिख दूं बोर्ड, ठीक, ऐसे ये नहीं लगने के, ठीक है, बस ये खाली आता है, ये बिंदी आपकी नहीं लगती जो आपकी उच्छित्व बिंदी है। तीसरी बात क्या है आपकी, जो यहाँ से आपकी तीसरी बात होगी, तो वो आपकी तीसरी बात है जहाँ ये नहीं लगते, वो होती है आपकी, एक होता है आपका द्वित्व वर्ण, द्वित्व 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 वर्ण में, ठीक है। द्वित्व वर्ण कैसा होता है, जैसे क्या है आपका टिड्डी, टिड्डी, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगने का। एक क्या होता है आपका जैसा उड्डयन, उड्डयन, ठीक है, तो इनमें क्या है आपका ये उच्छित्व बिंदी नहीं लगती। 3 चीजें हो गई आपकी। यहाँ से चौथी चीज जो है वो है उपसर्ग के बाद, क्या बताओगे आप, उपसर्ग, उपसर्ग के बाद, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक शब्द था नीडर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डर में क्या है उच्छित्व बिंदी नहीं लगाई। और जो 5वीं बात है आपकी, जो आपकी 4 बातें हो चुकी हैं, अब देख लीजिए 5वीं बात है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है।
तो जो पांचवी बात है वो कहाँ है आपकी, तो आप बताओगे कि पांचवी बात जहाँ ये नहीं लगता, तो आप बताओगे कहाँ नहीं लगता। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, अगर मतलब जो आपके डे और ढे हैं, क्या हैं, डे और ढे हैं, ठीक है। इन से, डे और ढे से पहले या बाद में, पहले या बाद में अनुस्वार आ जाए, पहले या बाद में क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, ये नहीं लगते, अनुस्वार आ जाए। जैसे क्या है, आप देखते हैं क्या है, जहाँ से हम कोई भी सब्जी या फल खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मंडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, मंडी। तो आपने देखा होगा ये हो गया मंडी। ये आ गया आपका अनुस्वार। क्या यहाँ ये लगा दूं मैं बिंदी तो ठीक होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक क्या होता है, जैसा आपका आडंबर, क्या होता है यहाँ पर, आडंबर, ठीक है। तो ये क्या है, देख लीजिए, ये तो आया आपका अंक की बिंदी जो है आपका ये अनुस्वार, ये तो आया है आपके इस डे से पहले है, क्योंकि मैं अन डे ई, और ये आ डे अम बैर है, ये बाद में आया। तो देख लीजिए यहाँ से क्या, इसकी उच्छित्व बिंदी हटा देते, तो यहाँ पर ये उच्छित्व नहीं लगते। कितनी जगह पे, ये 5 जगह पर उच्छित्व जो है हमारे नहीं लगते हैं, इन 5 जगहों पर उच्छित्व नहीं लगता है। अब देख लीजिए क्या है कि वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, और हमारी वीडियो पर आप कमेंट भी जरूर करेंगे, बताएं कि कैसा है, या कुछ इसमें और ज़्यादा संशोधन कराना है, या कुछ जो भी आपको इसमें गलती या कुछ और बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ, वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।